सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल बोर सिद्धांत में या बोर के मॉडल में संशोधन के लिए दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि आप बोर मॉडल के द्वारा स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। कैसे पता चला? सोमरफील्ड ने हाई रिजोल्यूशन वाले उच्च विभेदन क्षमता वाले दूरदर्शी से जब स्पेक्ट्रम को देखा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, तो उनका कहना था कि स्पेक्ट्रम में केवल एक रेखाएं नहीं रहती। जैसे आप ये नहीं देखे थे कि जब स्पेक्ट्रम इस तरीके से होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो यहां एक रेखाएं नहीं होती, बल्कि ये इस तरीके से सूक्ष्म रेखाओं से मिलकर के ऐसा बने रहते हैं। इस फाइन स्ट्रक्चर या सूक्ष्म संरचना के बारे में बोर ने आपको नहीं बताया। तो सोमरफील्ड ने क्या किया? इन सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या करने के लिए बोर मॉडल में संशोधन किया, और संशोधन करते हुए उन्होंने आप लोगों को बताया, किन्होंने बताया? सोमरफील्ड ने, कि इलेक्ट्रॉन जो रहता है न्यूक्लियस के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमते हैं, दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब दीर्घवृत्त के बारे में क्या जानते हैं आप? इसमें दो अक्ष होते हैं दीर्घवृत्त में, एक दीर्घ अक्ष मेजर एक्सिस और एक लघु अक्ष माइनर एक्सिस। और इसका हाफ लें, यहां से लेकर के यहां तक इसको ए, तो इसको सेमी मेजर एक्सिस बोलेंगे आप। अर्ध दीर्घ अक्ष और ये बी यहां से यहां तक, इसको बोलेंगे अर्ध लघु अक्ष सेमी माइनर एक्सिस। ये दो बातें हो गई। अब जैसा कि सोमरफील्ड ने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन एलिप्टिकल ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहे होते हैं, नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते हैं, तो न्यूक्लियस फोकस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट में होते हैं। तो दो फोकस हैं, कहां होंगे? किसी में भी ले सकते हैं, इसमें भी या इसमें भी। तो चलो मैं कहता हूं कि आपका न्यूक्लियस यहां है, एन लिख दिया इसको मैंने। ठीक, क्या कहा सोमरफील्ड ने? सोमरफील्ड के अनुसार से आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। मतलब सोमरफील्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। और कहां न्यूक्लियस कहां रहता है? तो बोले इसके फोकस पे रहता है। क्लियर हो गई बात? अब सवाल यहां पे फिर आता है कि अगर ये कंडीशन है, तो हम लोग इस इलेक्ट्रॉन का इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन की अगर बात करें, न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में, तो आप लोग कहेंगे भाई इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर आर है, और ये जो एंगल है अगर मैं कहूं फाई, जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा था ना, आर और फाई, तो इसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट कितना हो गया? आर एंड फाई। आर को क्या बोलेंगे आप? आर क्या होता है? इसका रेडियल डिस्टेंस होता है। आर को क्या बोलते हैं? रेडियल डिस्टेंस। और फाई को क्या बोलते हैं? एजीमुथल एंगल या पोलर एंगल। देखिए आर क्या होता है यहां, ये आर क्या होता है इसका? आर होता है रेडियल डिस्टेंस। फाई क्या होता है इसका? दिगंशी कोण। फाई क्या होता है इसका? दिगंशी कोण। ये दिगंशी कोण है। ठीक, इसका मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। ठीक, आपके इलेक्ट्रॉन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है कहने का मतलब हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक क्वांटाइजेशन का कंडीशन होना चाहिए। सोमरफील्ड कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्वांटाइजेशन का कंडीशन होना चाहिए, क्वांटीकरण का शर्त होना चाहिए। क्वांटीकरण का शर्त याद है आपको? देखिए आपने प्लांक थ्योरी में कहा था कि NH न्यू होता है, याद आया? ऊर्जा जो होती है वो क्वांटीकृत होते हैं, किसके? ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन होता है उसकी ऊर्जा के लिए। ये याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। बोर सिद्धांत में आपने कहा था कि कोणीय संवेग क्वांटीकृत होते हैं, या इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसमें उनका कोणीय संवेग क्वांटीकृत हो। क्वांटीकृत हो कहने का मतलब MVR।
इज इक्वल टू आपने कहा था NH/2 पाई। ये दोनों फॉर्मूले को आपने स्टडी किया, आपने इन द सेंस विल्सन और सोमरफील्ड ने, और इन दोनों ने इस क्वांटाइजेशन के कंडीशन को स्टडी करके क्वांटाइजेशन रूल दिया। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल। विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल कहते हैं। क्या है ये रूल? ये कहते हैं कि मान लेते हैं ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है Pi, जो समय का आवर्ती फलन है, समय के साथ आवर्ती रूप से बदल रहा हो, और किसके सापेक्ष में बदल रहा हो? इस dq के सापेक्ष में। तो इसका जो मान होता है वो NH होता है, इसका जो मान निकल के आता है वो NH निकल के आता है। H क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है। ये इन्होंने बताया। अब हम लोग बात करते हैं, यहां दो कंपोनेंट है R और फाई। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप इन दोनों को प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं P फाई कितना होगा, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से P फाई यानी कि 0 से लेकर के 2 पाई P फाई, इसकी जगह D फाई, फाई के साथ चेंज हो रहा है, ये इस एंगल के साथ बदलेगा ऐसे घूमते जाने से, इज इक्वल टू NH। अब N की जगह मैं यहां K लिख रहा हूं। K क्यों लिख रहे हैं? इसको मैंने कहा ना एजीमुथल एंगल है, ये दिगंसी क्वांटम संख्या, ठीक है। तो इसमें 0 से 2 पाई तक क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर यहां से शुरू करेगा तो एंगल कितना? 0 लेंगे, और जब पूरा चक्कर लगा के वापस आ जाए तो 2 पाई। तो पॉसिबिलिटी कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 2 पाई तक। तो क्या आएगा भाई? ये तो हो गया P फाई 0 से लेकर के 2 पाई D फाई इक्वल टू KH, या P फाई यहां तो इंटीग्रेट करेंगे तो फाई आ जाएगा, फाई कहने का मतलब 2 पाई माइनस 0 KH, तो P फाई इक्वल टू KH/2 पाई। ये क्वांटाइज्ड हो गया। कौन? आपका P फाई। P फाई को क्या बोले? ये जो P फाई है इसको तो हमने प्रूव करके दिखा दिया, लेकिन ये P फाई है क्या? P फाई है क्या? इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। किसके लिए? इस फाई के हिसाब से, ठीक ठीक। तो इसको आप लिख दीजिएगा यहां P फाई इक्वल टू KH/2 पाई, ठीक। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्वांटाइजेशन का कंडीशन है। किसके रेस्पेक्ट में? किसके लिए? इस फाई के लिए, ठीक। तो दिगंसी कोण फाई के संगत क्वांटीकरण की शर्त है, ठीक ठीक। कंडीशन फॉर द कंडीशन फॉर क्वांटाइजेशन फॉर फाई, दिगंसी कोण के लिए अजीमुथल एंगल के रेस्पेक्ट में क्वांटाइजेशन का कंडीशन ये है। अब रेडियल कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में अगर पूछे तो इसी तरीके से उसको हम लिख देते हैं PR इक्वल टू NR/H/2 पाई। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन हमने इससे निकाला है। चाहे तो आप इसको नहीं लिख के सीधा सीधा आप कह सकते थे कि यहां स्वतंत्रता की कोटि इलेक्ट्रॉन की 2 है, और इन दोनों के संगत क्वांटीकरण की शर्त एप्लीकेबल होगा, क्वांटाइजेशन रूल एप्लीकेबल होगा, जिसके हिसाब से P फाई इक्वल टू KH/2 पाई होगा और PR इक्वल टू NRH/2 पाई होगा। वेयर जहां ये जो K होता है ना, ये जो K होता है, यहां जो K निकाले हैं आप, ये जो K होता है इसका वैल्यू कोई भी पूर्णांक नंबर होता है, ठीक। और इस K को हम लोग क्या कहते हैं? इस K को हम लोग बोलते हैं एजीमुथल दिगंसी क्वांटम संख्या। इसको क्या बोलते हैं? दिगंसी क्वांटम संख्या। उसके बाद यहां आपने लिखा है NR। ये जो NR है ये भी एक क्वांटम संख्या है, इसका वैल्यू 0 1 2 3 R है ना, ये होता है। इसको हम लोग बोलते हैं
रेडियल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? रेडियल क्वांटम नंबर। यहां तक समझ गए आप? अब आगे चलते हैं। ये दो इक्वेशन हमने निकाल लिया है। किसके थ्रू निकाला है? अकॉर्डिंग टू द विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल से पता किया है। क्यों पता किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्वांटाइजेशन की शर्त होनी चाहिए। तो फाई के लिए ये क्वांटाइजेशन का कंडीशन है और आर के लिए ये क्वांटाइजेशन का कंडीशन है। क्लियर है बात? अब यहां ये दो क्वांटम संख्या दिख गई आपको, के और एनआर। इन दोनों क्वांटम नंबर को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिल जाएगा। उसको भी लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? यहां लिखिएगा चूंकि के एंड एनआर, सिंस के एंड एनआर दोनों के दोनों पूर्णांक हैं, बोथ आर इंटीजर, so nr plus k is equals to n and this n is called मुख्य क्वांटम संख्या। n is called प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है? और इसका भी जो वैल्यू होता है ना, ये जो n का वैल्यू जो होता है, ये 1 2 3 ये होते हैं। यहां तक समझ में आया? देखिए, सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल क्यों पढ़ रहे हैं? फाइन स्ट्रक्चर को बोर मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया सोमरफील्ड ने, और ये कहे कि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसके फोकस में न्यूक्लियस होता है। तो इलेक्ट्रॉन के डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्वांटाइजेशन का कंडीशन होना चाहिए। तो विल्सन और सोमरफील्ड ने मिलकर के क्वांटाइजेशन का कंडीशन बनाया। बोले ये इसमें फॉलो होना चाहिए, लागू होना चाहिए। तो आपने कहा ठीक है भाई, फाई के लिए ये होना चाहिए और इसके लिए ये होगा। जहां पे के क्या है? तो बोले दिगंसी क्वांटम संख्या है जिसकी वैल्यू इंटीजर है। एनआर क्या है? तो बोले रेडियल क्वांटम नंबर है, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आप कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बनता है और जिसका वैल्यू ये होता है। क्वांटम संख्या के बारे में आपने पढ़ा है क्लास 12th में। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, उसके आधार पर मैंने ये बात की। अब आगे चलते हैं। यहां तक तो ये सारी चीजें क्लियर है। इस एलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में एक चीज और जानते हैं आप। क्या जानते हैं? इन दोनों का रेशियो, ये इसका मतलब दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष का जो अनुपात होता है उसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो उसके लिए कंडीशन ये है कि ये जो b बाई ए होता है वो k बाई एन के इक्वल होता है। इसको आप इसी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। जब आप विल्सन सोमरफील्ड मॉडल से पीआर वाला डेरिवेशन अगर करेंगे ना, तब वहां पे b बाई ए इक्वल टू के बाई एन निकल आता है। ठीक, लेकिन यहां पे आप सीधा सीधा सा लिखिएगा कि ए और बी के लिए, ए और बी कहने का मतलब सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस का एक कंडीशन है वेयर बी बाई ए इज इक्वल टू के बाई एन। के क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एन क्या है? एन क्या है? ये वाला एन, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, ये कहां से मिला आपको? फ्रॉम द पोलर इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसके लिए ध्रुवीय इक्वेशन होता है, कहां से? बाई द पोलर इक्वेशन ऑफ एलिप्स। वी नो दैट b by a equals to k by n। अब ये k by n तो हमने डिफाइन कर लिया, यहां तक हम लोग चीजें भी क्लियर कर लिए और ये भी बता दिए कि ये जो ऑर्बिट होती हैं, कक्षाएं जो होती है, वो क्वांटाइजेशन के कंडीशन को फॉलो करते हैं। इसका मतलब सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग एक बात और कह सकते हैं आप, हर एलिप्टिकल ऑर्बिट, सोमरफील्ड कहते हैं कि हर एक एलिप्टिकल ऑर्बिट को आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं एलिप्टिकल ऑर्बिट पर रिवॉल्व करेंगे जिसके लिए
उसके माइनर एक सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस का जो रेशियो है k/n के इक्वल हो। ठीक है, वही एलिप्टिकल ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा फॉर विच द रेशियो ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस टू द सेमी मेजर एक्सिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सोमरफील्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए वही दीर्घ कक्षाएं एप्लीकेबल होंगी, मान्य होंगी, जिसके लिए लघु अर्ध अक्ष, अर्ध लघु अक्ष और अर्ध दीर्घ अक्ष का अनुपात दिगंशी और मुख्य क्वांटम संख्या के अनुपात के बराबर हो। यह बात भी आपने मान लिया यहां तक, और आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब हमारे पास सवाल यह है कि क्या इलेक्ट्रॉन सर्कल पे रिवॉल्व ही नहीं करते? हर जगह एलिप्टिकल ही होगा, तो जो बोर मॉडल के लिए हमने आर की वैल्यू और एनर्जी का वैल्यू निकाले थे वो सब गलत? नहीं, ये कंडीशन नहीं है। क्या कहते हैं, अब उस पर भी सुनिए आप। सोमरफील्ड ने इतना तो बता दिया, लेकिन अब आप कहेंगे कि नहीं यार, हम लोग तो सर्कल लेके सॉल्व किए थे, रेडियस निकाले थे, एनर्जी निकाले थे, एनर्जी लेवल निकाले थे, वो तो सब गलत हो जाएगा, एलएस बन गया है। तो इनका एक कहना और है। क्या कहना है? इनका कहना है कि ये जो के होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के स्ट्रक्चर को दिखाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, के जो रहता है ना, ये जो के है, ये इसके बारे में बताता है। किसके बारे में? ऑर्बिट के शेप के बारे में बताता है, कक्षा की आकृति को दिखाता है। और चूंकि के का मान, ये जो के होता है ना, इसका मान इस n के वैल्यू पे डिपेंड करता है। के का जो वैल्यू होता है वो n के वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक, कैसे डिपेंड करता है उसको देखिए। कैसे डिपेंड करता है थोड़ा समझिएगा, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या के बारे में आप जानते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या पे डिपेंड करता है दिगंशी क्वांटम संख्या, है ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड करता है? आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए n वैल्यू अगर है तो इसके भी n वैल्यूज होते हैं। कैसे कैसे उसको देखिए। इसको मैं हटा रहा हूं, हटा देता हूं इसको। आपने एक चीज लिख लिया है कि के जो होता है, ये जो ऑर्बिट है, कक्षा का जो आकृति है, शेप है, उसको डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करते हैं उसको समझिए। उसके लिए मैं ये लिखता हूं, उसके लिए मेरा ये कहना है कि मान लेते हैं फॉर एनी केस n इक्वल टू 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, तो इसके लिए k की वैल्यू कितना लिखेंगे आप? k की वैल्यू 1, 2 और 3, ये 3 वैल्यू पॉसिबल हैं इसके। ठीक, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कैसे डिसाइड करता है इस स्ट्रक्चर को। देखिए, एक केस में कहता हूं कि मान लेते हैं n इक्वल टू 3 के लिए अगर k इक्वल टू भी 3 है, तो ये वाला इक्वेशन क्या दिखाएगा? b बाई ए इक्वल टू 3/3, यानी कि b इक्वल टू ए। b इक्वल टू ए का मतलब समझा? ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये भी होगा। दोनों अक्ष बराबर हैं। दोनों अक्ष बराबर कब होते हैं जी? जब आप कहेंगे कि आपके पास दोनों अक्ष बराबर हैं, कहने का मतलब आपका इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ये देखिए, ए और बी दोनों ही त्रिज्याएं हो गई। क्लियर है? अब दूसरा केस, अब अगर n इक्वल टू 3 के लिए k इक्वल टू, अगर मैं कहूं कि k की वैल्यू 2 ले लीजिए, अब क्या होगा? अब यहां पे आप लिखेंगे b बाई ए, k की वैल्यू कितना बोल रहे हैं आप? 2, इसका वैल्यू कितना बोल रहे हैं? 3। मतलब आपका कहना है 3b इक्वल टू 2/3 ए। ठीक ठीक, अब क्या करें? अब इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा भाई? यहां देखिए, 3b इक्वल टू 2a, या इसको और सिंपल करूं क्या? a इक्वल टू 1.5b, 3/2 होगा।
मतलब इसका 1.5 गुना, बी का 1.5 गुना। थोड़ा और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तो ये सर्कल थोड़ा सा पिचक जाएगा, सर्कल थोड़ा सा पिचकेगा। कैसे पिचकेगा वो देखिए, ये सर्कल थोड़ा सा पिचक जाएगा, तो इसके शेप को मैं ऐसे बना देता हूं, ये ऐसे। अब यहां ये जो ए है ना, इस बी का, ये जो ए है इस बी का 1.5 टाइम्स आ गया, पचक गया। ए और बी अब बराबर नहीं रहे। तीसरा केस की अगर बात करूं मैं, अगर n की वैल्यू 3 हो और k की वैल्यू अगर 1 हो जाए, तो क्या मिलेगा आपको? तो क्या मिलेगा आपको इस केस में? इस केस में बोलेंगे b बाई ए इज इक्व टू k बाई 3। k बाई 3 कहने का मतलब हो रहा है b का 3 गुना होगा a, b का 3 गुना होगा a। 3 गुना बनाने के लिए तो अब ऐसा करना पड़ जाएगा, ये कुछ ऐसा, ऐसे कोण नहीं बनाना, राउंड कर देना। तो अब ये b और चपट गया और ये a हो गया। देखिए k की वैल्यू अगर n के वैल्यू के बराबर है 3, ये वाला स्ट्रक्चर कब बना? जब k की वैल्यू 2 है n इक्वल टू 3 के लिए। और ये कब बना? k की वैल्यू, इफ वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 1 फॉर n इक्वल टू 3। समझ में आया? आपका इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है अगर दोनों इक्वल है। कौन दोनों इक्वल है? एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर इक्वल है तो। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? इसका मतलब यहां एक चीज आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर होता है, ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो एनर्जी का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला निकाले थे, वो इसको लेके निकाले हैं। ठीक, इसका मतलब यहां भी जो एनर्जी होगा वो n के वैल्यू पर ही डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मान पर ही डिपेंड करेगा। इसलिए आपके एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कहे थे कि एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो भी n पर डिपेंड करता है और रेडियस भी होता है वो भी n पर डिपेंड कर रहा है, तो k के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक, तो इसका मतलब सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और ऑर्बिटल रेडियस उतना ही निकलेगा जितना आपने किसके लिए कहा था? बोर थ्योरी के हिसाब से कहा था। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब क्या करें? अब उनका कहना ये था, ये जो सोमरफील्ड मॉडल मिला ना, उसमें इतने संशोधन तो कर दिए गए, ये पूरे संशोधन हो गए आपके पास, लेकिन इसके साथ एक समस्या और थी। इनके साथ समस्या ये थी कि जब आपका इलेक्ट्रॉन इस एलिप्टिकल ऑर्बिट पे चक्कर लगाएगा तो इसका वेग कांस्टेंट नहीं कह सकते आप। कैसे? जब ये न्यूक्लियस से दूर होगा तो इसका वेग कम होगा, जब ये न्यूक्लियस के पास होगा तो इसका वेग ज्यादा होगा। इसका मतलब आपका ये जो कोड़ी संवेग संरक्षण के नियम है ना, उसके हिसाब से वेग में परिवर्तन दिख रहा है। ठीक, कैसे? जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास से गुजरेगा, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत पास से गुजरेगा तो इसका वेग बहुत अधिक हो जाता है, और इसी को हम लोग कहें कि जब ये दूर हो जाएगा तो उसके वेग में परिवर्तन होगा। इसका मतलब चूंकि इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के तुल्य होता है, तो वेग बहुत ज्यादा होने का मतलब इसके द्रव्यमान में परिवर्तन आएगा, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में भी बदलेगा। इसलिए इसमें एक करेक्शन और की जरूरत है, एक रिलेटिव करेक्शन करने की आवश्यकता है। कैसे? सोमरफील्ड कहते हैं कि हर जो कक्षा होगी ना, n के हर मान के लिए k के उतने ही मान है जो कक्षाओं की संख्या बताते हैं, कक्षाओं का साइज बताते हैं। तो कहते हैं हर कक्षा के लिए, हर कक्षा के लिए जो एनर्जी होगी ना वो अलग अलग होती है। ठीक, अलग अलग होगी, इसका मतलब आपका ये जो n इक्वल टू 3 वाली जो एनर्जी निकालेंगे ना आप, वो 3 एनर्जी लेवल में बढ़ जाएंगे, 1 2 और 3 में, सर्कल वाले में, इसमें और इसमें।
अब इन्होंने क्या बता दिया, एक एनर्जी लेवल में कई एनर्जी लेवल हो गए। कैसे, देखिए, जैसे आपने n इक्वस टू 3 एनर्जी लेवल की बात की या n इक्वस टू 2 एनर्जी लेवल की बात की, तो n इक्वस टू 3 के लिए k के कितने मान होंगे, 3 मान होंगे। कौन कौन से मान होंगे, एक मान होगा एक मान होगा ये k की वैल्यू 1, एक मान होगा ये k की वैल्यू 2, एक मान होगा ये k की वैल्यू 3। और उसी तरीके से मैं अगर कहूं इसके दो n इक्वल टू 2 है तो आप बोलेंगे k के दो मान, k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 2। अब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा इस तरीके से, यहां इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन का जंप ऐसा पॉसिबल है। तो इस तरीके से आपको ये एच अल्फा लाइन बोलते हैं, इसी को आप लोग एच अल्फा स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो सोमरफील्ड के हिसाब से आपके जो एच अल्फा का फाइन स्ट्रक्चर होगा ना, तो इसके संगत आपको 3 रेखाएं दिख रही हैं, एच अल्फा के लिए 3 दिख रही हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटली 5 थे। ये सोमरफील्ड ने फाइन स्ट्रक्चर के बारे में तो बताया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली वो सही नहीं था। लेकिन फायदा ये हुआ कि आपको पता चल गया कि स्पेक्ट्रम के फाइन स्ट्रक्चर होंगे, एक एनर्जी लेवल कई लेवल्स में ऐसे उप ऊर्जा स्तरों में बटे रहते हैं, एक ऊर्जा स्तर कई उप ऊर्जा स्तर पे बटे रहते हैं, एक एनर्जी लेवल सब एनर्जी लेवल पे डिवाइड होते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सोमरफील्ड मॉडल की भी कमियां रही। उन्होंने फाइन स्ट्रक्चर के बारे में आपको आइडिया दिया, आपने फाइन स्ट्रक्चर के बारे में सोचा और जाना, लेकिन इसकी कमी यह थी कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए ही लागू होंगे, पहला। दूसरा, स्पेक्ट्रम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, जबकि अगर आप स्पेक्ट्रम पे को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते हैं तो इनमें परिवर्तन दिखता है। ये दो कारण हुए। तीसरा कारण, फाइन स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रम के बारे में एग्जैक्ट जानकारी आपको नहीं दी गई है, इसलिए इसमें भी संशोधन की आवश्यकता है। तो अगले लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्वांटम नंबर के बारे में, और उसी से में थोड़ा सा वेक्टर एटॉमिक मॉडल के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। ये था आपका सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।